प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृत। वेलकम टू फिल ऑफ हम यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ही पता है कि हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल जनरल होती हैं और सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जेआरएफ 2022 एग्जामिनेशन सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हमारी क्लासेस होती हैं। तो सभी को, कोई भी बच्चा अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हमारी क्लासेस, ठीक है। और क्लास नंबर हमारा रहेगा 27 और बिल्कुल जनरल क्लास है जो सभी के सभी एग्ज़ाम्स में आएंगी। और माई सेल्फ नीधु चौधरी, एज यू नो ऑल वेरी वेल। और आप सभी को पता ही है हमारी जो टेलीग्राम के जो चैनल है वो भी बन चुके हैं। फिल फॉर्म पीजीडी टीजीडी का जो ग्रुप्स हैं वो भी जनरल हैं, सभी एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वो पेपर फर्स्ट के लिए सभी स्टूडेंट का उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और ये जॉब अपडेट के लिए हमारा फिल फॉर्म का ग्रुप्स बना हुआ है, तो उसमें आपको जॉब के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको उसको भी ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। जो मॉक टेस्ट हैं हमारे वो काफ़ी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पेपर उसमें से हमने बनाए हैं, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ओल्ड पेपर्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, सभी तरीके के जो नोट्स हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ओके। एक बार लिंक शेयर कर लेते हैं सभी स्टूडेंट। एक बार हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो ऑल ज्वाइन हो जाओ फटाफट से बच्चों। ओके, वेरी गुड। रितु शर्मा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून रितु जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सभी को पता है कि हमारी सेकेंड पेपर जो संस्कृत है उसके भी पर्टिकुलर 2 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, जो कि आपको संस्कृत के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। को अगर क्लास है नहीं है, जो हमारी क्लास की लिंक है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप सभी लोग वहाँ को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये संस्कृत बाय नीतू का जो ग्रुप्स बना हुआ है उसमें आपको भी अलाउ किया हुआ है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हो, और आपके कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हम सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा लेंगे। और ये हमारा डॉक्टर नीधु चौधरी का जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो मैंने डाले हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ही लाइफ में हेल्पफुल होने वाले हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पीजीटी टीजीटी का जो हमारा क्लासेस का टाइमिंग है, जो कि जीके की क्लास होती है 8 AM को, फिर एसएसटी जो सेकंड पेपर के लिए 10 AM को मैथ होती हैं, 12 PM को जीके होता है, 1 PM को संस्कृत होता है, 3 PM को सीडीपी होता है, 4 PM को रीजनिंग होता है। ये सारी जो क्लासेस हैं, कहाँ पे नहीं हो रितु जी, आप मुझे बताओ, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए हेल्प कर दूंगी। ये पीजीटी टीजीटी के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, तो उनको भी ये ज्वाइन करना है, ठीक है। और सीटेट बैच हमारा ये रहा। कहाँ से ज्वाइन करूँ मैम? अच्छा, तो आपको हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है?
संस्कृत वाले में। अच्छा, तो आप ऐसा करो, रितु जी मैं आपको कमेंट करती हूँ, उस पर आप सर्च कर लेना। अच्छा, तो मेरे YouTube पर आपको ज्वाइन होना है। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सेंड की है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मेरा आईडी सर्च करोगे, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, ओके। मिल गया क्या? ओके, वेरी गुड। देन सीटेड बैच हमारी एसएसटी की मैथ की है, फिर जनरल इंग्लिश की है, संस्कृत की भी है, सीडीपी की है, रीजनिंग की भी है। ये जो क्लासेस हैं हमारी सीटेट की हैं, तो आपको उसके अगर बच्चे जो है हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट बैच के लिए, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वीडियो को लाइक कर लो, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सारे बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन हो पाए, ओके। चलो तो फिर हम चलते हैं, आज बच्चे कम आने वाले हैं बिकॉज हमारा जो सर का मैराथन रखा हुआ है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो है 21, 22 एंड 23, उस डेट पर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैराथन रखा हुआ है, तो सभी स्टूडेंट शायद वहाँ पे गए हैं। बट आज हमारी भी छोटी सी ही क्लास होने वाली है बिकॉज़ हम कल मंडे, कल हमारी छुट्टी है, मंडे से हम थोड़ा और ट्राई करेंगे और आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। शीतल चौधरी जी प्रणाम, कैसे हो सभी लोग? पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप नेट से हो, सीटेट से हो, रीट से हो, किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे बता सकते हो आप? अच्छा, नेट से हो शीतल जी आप। रितु जी आप? JRF नेट की मैम, अच्छा अच्छा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो क्या हम ऐसा करें कि हमारी जो बैच है वो ओनली नेट के लिए करवा ले कि जनरल रखे? पीजीटी और नेट दोनों के लिए हो शीतल जी, अच्छा, वेरी गुड। आपका क्या मानना है कि हमें ओनली सीटेट बैच करनी है, ओनली नेट की बैच करनी है, या फिर ओनली पीजीटी टीजीटी की बैच करनी है? आपको क्या लगता है, आपको किस एग्ज़ाम्स में इंटरेस्ट है और आप किस एग्ज़ाम्स को देना चाहते हो और आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो? तो हमें नेट की करनी है, पीजीटी की करनी है, या फिर सीटेट?
क्योंकि क्या होगा कि टीजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही बेसिक है और सीटेट का है वो भी बहुत बेसिक है, क्योंकि वो क्या है कि बीएड जिसने किया है और जो टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लेवल का क्लास होता है, और नेट जेआरएफ का जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लेवल का होता है। जो हमने अभी तक की जो क्लास करवाई है वो बिल्कुल जनरल करवाई है और उसका लेवल थोड़ा हाई है, नेट वाले स्टूडेंट का ही है मोस्टली। तो आपको क्या चाहिए वो मुझे आप बताते हो तो हम उस अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, नेट की प्रेपरेशन करनी है आपको। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को, अगर बच्चे पीजीटी टीजीटी का जो क्लास है वो करते हैं तो उन लोगों को ये जो हमारा चल रहा है क्लास वो थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि बेसिक सा है। उनका जो सिलेबस है बिल्कुल बेसिक है, उसमें उसके जो हिंदी के नाम है उसका अनुवाद जो है वो ही पूछा जाता है मोस्टली। तो हम तो बहुत ही हाई लेवल की क्लास करते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में आती है। जो आपको क्लास 1-2 की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भी आपको काम आएंगी, यूपीएससी में भी हमें काम आएंगी, ऐसे टॉपिक जो है हम करवाते हैं। प्रोफेसर लेवल का नेट जेआरएफ, वेरी गुड, नेट का ही करना है हमें। मैम नेट और पीजीटी का सिलेबस मिलता है आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हाँ शीतल जी, सिमिलर तो है, बट क्या है कि पीजीटी थोड़ा कम लेवल में है और नेट जो है वो थोड़ा हाई लेवल पर है, क्योंकि पीजीटी से हम टीचर बन सकते हैं और नेट से हम प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए मुझे ये बताओ, तो हम उसमें बेसिक में मत जाए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम मंडे कौन सी क्लास करवाएं, आपका जो टॉपिक है डाउट वाला वो क्या है, तो हम उस लेवल पर क्लासेस करवाते हैं ना, क्योंकि ऐसी मेहनत नहीं करते कि पीजीटी टीजीटी के जो कोई स्टूडेंट नहीं है, सीटेट के कोई स्टूडेंट नहीं है, तो उनको छोड़कर हम नेट जेआरएफ के करें। फिर कोई नहीं है तो फिर हम क्या करें। ठीक है, ओके। हमने कल क्या पढ़ा था, मुझे कौन बताएगा, कौन शेरो बच्चा मुझे बताने वाला है कि मैम हमने कल ये टॉपिक्स पढ़े थे। कौन बताएगा? अनु जी बताएगी कि रितु जी बताएगी? बताएगा कौन मुझे? कि शीतल जी बताएगी? ममता जी बताएगी? यस, रितु जी ने बता दिया। सब लोग क्या कर रहे हो? देखो देखो रितु जी कितना एक्टिव रहती है क्लास में। अच्छा अनु जी, अभिलेख, अभिलेख पर कौन से, कितने अभिलेख, किनके अभिलेख हमने पढ़े थे? अशोक के, यस। हमने जो कल क्लास की थी वो अशोक के शिलालेख अभिलेख के बारे में की थी, और आज की हमारी टॉपिक है वो जनरल अभिलेख शिलालेख कौन कौन से हैं और कितने हैं, कहाँ से हैं, वो सब आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इमेज रखी हुई है मैंने अशोक के जो शिलालेख अभिलेख हैं उसमें अभिलेख है कांधार स्थित में रखा हुआ है ये, ठीक है। कांधार स्थित सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण एक पाषाण अभिलेख, आप देख सकते हो इसकी इमेज। आप सभी को पता चला कि हमारे संस्कृत का एग्जाम कब होने वाला है, नेट का पता चला कि नहीं, कुछ अपडेट मिला कि नहीं, कहीं पे देखा कि नहीं, बताओ मुझे फटाफट से। अगर आप सब नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट की एग्जाम कब है पता है? यस 14 अक्टूबर को है बच्चों, जागो, एग्जाम्स आ गए, एग्जाम शीट आ गई, तो देखना है कि आपकी एग्जाम्स कब होने वाली है। ओके, इज दैट क्लियर सभी को कि हमें कब, कितना टाइम है हमारे पास? तो 14 अक्टूबर का जो डेट है वो आ गया है फाइनली। अब आपको वैसे तैयारी करनी है कि कितने टॉपिक बाकी हैं आपके, कितने क्लियर करने के लिए, कितने परफेक्शन वाले हैं, उसको अलग अलग से लिस्ट आउट करना है। वो सब आपको बाइफर्केशन करके अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि सब एक साथ में करने जाओगे तो सब छूट जाएगा, ठीक है। तो सबका पार्टीशन बना लो, ये हो गया, ये बाकी है, ये अभी चल रहा है, वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा डिवाइडेशन करके आप चलोगे तो अच्छे से प्रिपरेशन होंगी। ओके, और हम शायद कल गूगल मीट करने वाले हैं, आपको जो भी अपडेट है वो ग्रुप्स में मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करोगे गूगल मीट में तो हम एग्जाम्स के अब थोड़े ही दिन बाकी है, तो उसमें हमें लास्ट टाइम में क्या करना है वो टॉपिक पर बात करेंगे हम, ठीक है। ओके, ये अशोक सम्राट का था तो देख लिया आपने। फिर ये है वादी रूम जॉर्डन का शिलालेख। ये दो मैं पिक्चर लेकर आई हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हो और अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। देखते हैं अशोक के शिलालेख। 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ शिलालेख सहित अन्य शिलालेख भी है। हमने कल जो अशोक के शिलालेख देखे थे उसके शिलालेख और अभिलेख से अलग भी जो शिलालेख है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। भारत की पूर्वी भाग में पाए गए शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए मगधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? मगध की जो भाषा थी मगधी, उसकी भाषा में, और लिपि ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके। ओके, भारत के पश्चिमी भाग में खरोष्ठी लिपि का उपयोग होता है। भारत में पश्चिमी भाग में कौन सी? खरोष्ठी लिपि का उपयोग होता है। ये याद रखना बच्चों कि पश्चिम भाग के जो शिलालेख अभिलेख हैं उसमें कौन सी लिपि प्राप्त होती है। ओके, यस आप अगले ईयर में देने वाले हो अनु जी। ओके, देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 1 नाम का जो है उसमें क्या है, तो पशुवध पर प्रतिबंध है। जो ये शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट, उसके नंबर दिए हैं, तो उस पर क्या है, तो पशुवध का जो है
प्रतिबंध, उस पर वो उसका विवरण बताया हुआ है, ठीक है। फिर मेजर रॉक एडिट 2, उसमें चोल, पांड्या, सतपुरा और केरल पुत्रों के बारे में बताता है, ठीक है। जो मेजर रॉक एडिट 2 नाम का जो शिलालेख अभिलेख है उस पर चोल, पांड्या, सत्यपुरा और केरल पुत्रों के बारे में बताता है। इसके बाद मेजर रॉक 13 यानी 13, तो कलिंग पर अशोक की जो विजय हुई थी, जीत हुई थी, उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। ग्रीक राजाओं पोलेमी, एंटीगोनस, मगस, अलेक्जेंडर और चोल पर अशोक के दम की विकृति, यह सबसे बड़ा संपादन है। इसमें कंबोज, नबक, भोज, आंध्र आदि का उल्लेख भी पाया गया है, ओके। कलिंग एडिक्ट घोषणा करता है कि सभी लोग अशोक के पुत्र हैं। कांधार द्विभाषी रॉक शिलालेख अशोक का जो नीति पर संतोष व्यक्त करता है, यानी कांधार द्विभाषी का जो रॉक शिलालेख है उस पर क्या है, तो अशोक की जो नीति है उस पर संतोष व्यक्त करता है। यानी अशोक ने जो नीति शास्त्र, नीति का जो ज्ञान था वो बहुत ही फायदा कारक था और उस पर वो संतोषकारक था, ठीक है, ऐसा वो बताता है। लुम्बिनी स्तंभ लेख अशोक की लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट लेने का वृत्तांत, यानी जो लुम्बिनी गए थे वो यात्रा थी, कैसी थी और उनके जो लोगों पर कर था उसके बारे में बताता है। निगाली सरगर स्तंभ शिलालेख उल्लेख करता है कि अशोक ने बौद्ध की स्तूपों की ऊंचाई को उसके दोहरे आकार में बढ़ा दिया। निगली सगर का स्तंभ शिलालेख जो है वो उल्लेख ऐसा करता है कि अशोक ने जो बुद्ध के स्तूप थे उनकी ऊंचाई को क्या किया, दोहरे आकार में बढ़ा दिया, ठीक है। फिर है जूनागढ़ का शिलालेख। उज्जैन के शक शासन रुद्रदामन वन, जो ये शासक है रुद्रदामन वन, उसके शासनकाल कौन सा था, 150 ईसा के। जूनागढ़ शिलालेख में से हमें पता चलता है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील, जो सुदर्शन तड़ांग था, वो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के बहनोई और राज्यपाल पुष्पगुप्त ने करवाया था। जो सुदर्शन तलांग है उसका निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके बहनोई और राज्यपाल पुष्पगुप्त ने करवाया था, ठीक है। फिर दूसरा है रुद्रदामन वन के समय में इस झील की मरम्मत की गई थी। जब रुद्रदामन वन जो है उस समय में झील की मरम्मत भी की गई। रुद्रदामन और झील, सुदर्शन झील दोनों अलग अलग है और उस टाइम जब रुद्रदामन बना उस टाइम वो झील की मरम्मत की गई, ठीक है। बाद में यह भी स्कंदगुप्त शासन काल के दौरान पर्णदत्त द्वारा मरम्मत की गई। किसके द्वारा, पर्णदत्त द्वारा मरम्मत की गई। यह शिलालेख भी विष्टि या मजबूर श्रम का सबसे पहला पुरालेख साक्ष्य है, ओके। उसके बाद है महरौली शिलालेख, जो गरुड़ स्तंभ भी बोला जाता है। तो महरौली लौह स्तंभ को मूल रूप से ब्यास के पास एक पहाड़ी पर रखा गया था और दिल्ली के एक राजा द्वारा दिल्ली लाया गया था। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसके निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में स्थापित किया गया था। ये क्लियर है आप सभी को? यहां तक आप सभी को समझ में आया?
उसके बाद है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जो प्रयाग प्रशस्ति के लिए भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं को हराया और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया। इस शिलालेख के अनुसार क्या बताया जाता है कि समुद्रगुप्त हैं, उन्होंने उत्तर में 9 को और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था। यह एक अशोक स्तंभ है जिसे अशोक ने 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी, ओके, 6ठी शताब्दी पहले बनवाया गया था, लेकिन इसके 4 अलग अलग शिलालेख हैं। कौन कौन से तो देखते हैं। ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख, अशोक की पत्नी कौरवकी के धर्मार्थ कार्यों को दर्शाने वाला रानी का आदेश, हमने कल पढ़ा था कि रानी जब दान देती थी उनके दान का जो वर्णन है वो भी वहां पे पाया गया है शिलालेख अभिलेख पर, ओके। हरिसेना द्वारा संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित समुद्रगुप्त की विजय। हरिसेना द्वारा संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित समुद्रगुप्त की विजय। चौथा है फारसी में जहांगीर के शिलालेख, फारसी भाषा में जहांगीर जो राजा था उनका शिलालेख। ये टॉपिक इसमें आते हैं। इलाहाबाद स्तंभलेख में जो आते हैं अशोक के जो 6वीं शताब्दी में बताया था वो, ओके। बट मुझे ये क्लास वापस से ऑफलाइन रिपीट करनी होगी। क्यों रिपीट क्यों करनी पड़ेगी? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हम जो चला रहे हैं उसमें? आगे है नासिक शिलालेख। गोमती पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां का उल्लेख नासिक शिलालेख में किया गया था। गोमती पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां जो मिली थी उनका उल्लेख नासिक शिलालेख में किया गया था, जिसकी रचना उनकी माता गोमती बालाश्री ने की थी। नासिक प्रशस्ति के गोमती पुत्र को अपरा, अनुपा, सौराष्ट्र, कुकुरा, अकरा और अवंती का शासक बताया और शक राजा नहपान को हराकर सातवाहनों के पूर्व प्रभुत्व के एक बड़े हिस्से को समेटकर अपने वंश की प्रतिष्ठा बहाल की। समझ में तो आ रहा है बट अभी माइंड में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ इसीलिए। अच्छा ओके, तो वैसे तो क्लियर तो तभी होगा जब आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे और बाइफर्गेशन करके अपने नोट्स बनाओगे कि ये उसमें था, ये उसमें था, उसमें ये ऐसा ऐसा आता था, ये ऐसा। आप खुद के जब बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐहोल का शिलालेख तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा के दरबारी कवि रविकृति द्वारा लिखित है। जो पुलकेशिन द्वितीय का जो शिलालेख है वो चालुक्य राजा के दरबारी कवि रविकृति द्वारा लिखित है। हर्षवर्धन के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय की जीत का उल्लेख है, यह संस्कृत में है। हर्षवर्धन जो था उसके ऊपर पुलकेशिन द्वितीय की जीत का उल्लेख है, यह संस्कृत में है, ओके। ऐहोल का जो शिलालेख है वो संस्कृत में है। हाउस द जोश, फटाफट से बच्चों बता दो आपका जोश कैसा है, क्योंकि आपको जाना है मैराथन में, क्योंकि काफ़ी बच्चे आए भी नहीं हैं मैराथन की वजह से। बट कोई ना, दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट के हैं, तो आपको ये आप ऑफलाइन भी देख सकते हो और अब आप फटाफट से वहाँ पे जा भी सकते हो।
नानागाट शिलालेख, नासिक और नानागाट शिलालेख प्रमुख स्रोत हैं जो सातवाहन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। नासिक शिलालेख गोमती बालसारी द्वारा बनाया गया था और नानागाट शिलालेख नागलिका द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, वेरी गुड रितु जी, सुपर, वेरी गुड। अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों की जो सूची है वो 2-3 ही स्लाइड हैं। अब हमें फटाफट से क्लास को पूरा करना है, इसीलिए मैं फटाफट से चल रही हूँ बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है और ये सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। अन्य महत्वपूर्ण के जो शिलालेख हैं उसकी सूची देख लेते हैं हम एक बार। तो सोहागुरा और महास्थान शिलालेख जो संभवतः सोहागुरा और महास्थान शिलालेख जो संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के थे, अकाल राहत उपाय के बारे में बताता है। अकाल में राहत कैसे पाए जाए उसके उपाय के बारे में बताता है। दशरथ की नागार्जुन पहाड़ी गुफा, दशरथ की नागार्जुन पहाड़ी गुफा शिलालेख से हमें पता चलता है कि दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों पर 7 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीविका को समर्पित किया था। ठीक है, फिर है नासिक शिलालेख जो कि शक सातवाहन को संघर्ष के बारे में बताता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो नासिक का शिलालेख जो है वो क्या बताता है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है, कौन सा संदेश मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नासिक शिलालेख जो है वो शक सातवाहन का संघर्ष के बारे में बात करता है। ठीक है, कन्हेरी गुफा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में सातवाहन काल के संबंधित हैं। उसके बाद है बेसन नगर जो स्तंभ शिलालेख है विदिशा, तो देवता वसुदेव के सम्मान के हेलियोडोरस, देवताओं के देवता कौन, देवताओं के देवता वासुदेव के सम्मान के हेलियोडोरस द्वारा निर्मित स्तंभ के बारे में बात करता है। ओके, फिर है हाथी गुम्फा का शिलालेख। हाथी गुम्फा का शिलालेख कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो हाथी गुम्फा आ जाए ना तो उसमें लिख लेना कि ओडिशा। ओके, ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ियों में छेदी शासक कलिंग की खारवेला की उपलब्धियां के बारे में बात करता है। इसमें गहरी कटी हुई ब्राह्मी अक्षरों में 17 पंक्तियां मिलती हैं। कितनी पंक्तियां मिलती हैं, तो 17 पंक्तियां मिलती हैं। और किस अवस्था में, तो गहरी कटी हुई ब्राह्मी अक्षरों में 17 पंक्तियां मिलती है और खारवेला की उपलब्धि के बारे में भी बात करता है। एरण पर भानुगुप्त का शिलालेख सती का पहला शिलालेख है। एरण पर भानुगुप्त का शिलालेख सती का पहला शिलालेख है। ओके, उत्तम मेरु, इसमें चोल गांव की सभाओं की जो चर्चा है उसका वर्णन है। फिर है मोगाज कोई जो ऋग्वेद को 1400 ईसा पूर्व के अधिक पुराना मानता है। इसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम का उल्लेख है। तोशाम रॉक शिलालेख हरियाणा वैष्णव संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, तो वैष्णव संप्रदाय, 7 वात कार्य को समर्पित
चारवीं और 5वीं शताब्दी की है। कौन सी? तो तोशाम जो रॉक शिलालेख हैं वो हरियाणा वैष्णव संप्रदाय और 4वीं और 5वीं शताब्दी का है। ठीक है। पुराने कन्नड़ में बादामी चालुक्य शिलालेख विरूपाक्ष मंदिर में 745 ईसा। पुराने कन्नड़ में बादामी चालुक्य शिलालेख विरूपाक्ष मंदिर 745 ईसा। हलमेडी शिलालेख कन्नड़ लिपि में सबसे पुराना शिलालेख है। हलमेडी जो शिलालेख है वो कन्नड़ लिपि का सबसे पुराना है। रबातक शिलालेख बैक्ट्रियन भाषा में है। कौन सी? बैक्ट्रियन भाषा में एक चट्टान पर लिखा गया शिलालेख कुषाण सम्राट कनिष्क। कौन? कुषाण सम्राट कनिष्क के संबंधित है। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कुषाण सम्राट कनिष्क के संबंधित शिलालेख निम्नलिखित में से कौन सा है? रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, रबातक, हाथी गुम्फा। तो कौन सा आपको आंसर आएगा? तो रबातक। ओके। और कुषाण वंश की वंशावली के लिए भी उल्लेखनीय सुराग देता है। मंदसौर शिलालेख ये भी काफी बार पूछा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, तो याद रखना कि मंदसौर, एहरौल ऐसा जो है वो बार बार, हाथी गुम्फा वो बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके। मंदसौर शिलालेख यह कुमारगुप्त के समय में वत्स्य भट्ट द्वारा लिखा गया था। ओके। आज के लिए इतना ही टॉपिक हमारा था और हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी? तो संस्कृत का ही कोई टॉपिक होगा, वो कल डिस्कशन करेंगे हम गूगल मीट में कि आपको कौन से टॉपिक में कोई डाउट्स है वो हम क्लियर करवाएंगे पहले। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? और आप सभी लोग जा सकते हो मैराथन में, क्योंकि आज मैंने छोटी ही क्लास इसीलिए रखी है कि आपको मैराथन भी क्लियर हो जाए। ओके। नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? तो हमारे आपको वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे जाके आप वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। ओके। पीजीटी का जो टाइमिंग है वो भी आप देख सकते हो, हमने आपको पहले ही बताया। सीटेड बैच आपको लेनी है तो ले सकते हो। फीडबैक, क्लास आपको कैसा लगा, और लास्ट टॉपिक जो अभिलेख शिलालेख की थी तो वो भी आपको कैसी लगी उसकी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लगा। मैं देखूंगी कौन कौन कमेंट कर रहा है। रितु जी कर रही है, अनु जी कर रही है, नहीं कर रही है वो भी मैं देखूंगी। ओके। शीतल जी कर रही है, नहीं कर रही है, वे मैं सभी को देखूंगी कि कौन कौन कर रहा है। मुझे सभी के नाम पता है। ठीक है बच्चों, तो भी स्मार्ट मत बनना क्योंकि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है, जस्ट जॉकिंग यार। फॉर माई इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे दिए हुए, वहाँ पे जाके फॉलो अप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बाय।